क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, इसको हम जनरल एंट्री से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में बताया है कि ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 2009 मार्च 31 को फर्म डिसॉल्व हो गई है। ये डेट का रोल जनरल एंट्री में आ जाता है, लेजर में नहीं आता क्योंकि कॉलम ही नहीं बनाते हम। उसके बाद पहले रियलाइज हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। पहले एसेट ट्रांसफर कर लेते हैं रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कौन कौन से ट्रांसफर होंगे? बैंक नहीं होगा, डेटर्स होंगे 30,000 के। प्रोविजन नहीं, माइनस कर देंगे बाद में, पहले वाला। इन्वेस्टमेंट 20,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 10,000, इक्विपमेंट्स 50,000। 20 कैपिटल नहीं होगी तो ये टोटल आ गया 60, 90, 1 लाख 40, 50, 50, 1 लाख 40 बीइंग एसेट्स ट्रांसफर। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो प्रोविजन लिख लेते हैं, ये तो भूल जाएंगे, ये बहुत ध्यान रखना है। इसकी भूलने की सबसे ज्यादा गलती मिलती है बच्चों की। अकाउंट्स पेबल यानी क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है अकाउंट्स पेबल, और लायबिलिटी डेटर्स के लिए बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी ट्रांसफर होगा। रिजर्व नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा। ए लोन नहीं होगा क्योंकि वो पार्टनर है, और कैपिटल भी नहीं होगी। टू रियलाइजेशन बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर। अब देखते हैं कि क्या कोई पार्टनर कोई एसेट या लायबिलिटी ले गया है। ये लास्ट पॉइंट में सिर्फ पार्टनर का नाम आ रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय ए पर्सनली। ए को पर्सनली देने थे, लेकिन उसने फर्म के पैसों से निकाल, यानी पर्सनली देने का मतलब ए बॉन्ड करेगा, लेकिन पेमेंट जो है फर्म के पैसों से कर दी गई। एंट्री कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए को पे करने थे, पे फर्म के अकाउंट से कर दिए गए। बैलेंस शीट में क्या है, कैश है, बैंक है, इसलिए टू बैंक आ जाएगा। इसको आप इसी वक्त कर लेते हैं 1,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय ए एंड पेड बाय फर्म। उसने फर्म के पैसों से निकाल के पे कर दिया, तो एक तरह से फर्म ने पे करा है, तो कोई और चीज पार्टनर लेके नहीं गया है। इसके बाद सबसे पहले हम एसेट सोल्ड करने की एंट्री करेंगे। इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आप लायबिलिटी पहले पे नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड। अब इसकी अमाउंट आप चाहो तो यहीं पे नीचे लिख सकते हो, यहीं पे लिख लेते हैं जैसे हम जनरल एंट्री में करते हो, लेजर में करते हैं। अकाउंट्स पेबल तो लायबिलिटी हुई। अच्छा, ये अदर एसेट रियलाइज्ड, ये इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, करेंगे बाद में। डेटर्स ऑल गुड, डेटर्स ऑल गुड का मतलब डेटर से पूरे पैसे मिल गए 30,000। या आप रफ में भी कर सकते हो। स्टॉक से 10% लेस, स्टॉक कितना है 30,000, 10% लेस यानी 27,000। इक्विपमेंट 5% डिस्काउंट यानी 5% लेस, इक्विपमेंट 47,500। एक कस्टमर है जिसके जो बैड डेट थ्रू बैड हो गया था पास्ट में, उसने कहा है कि मैं 1,000 दे दूंगा और उसने दे दिए, तो ये भी पैसे मुझे मिलेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। इसका अलग से कोई अकाउंट नहीं खुलेगा। एक बिल रिसीवर था 5,000 में डिस्काउंट करा, 5,000 का डिस्काउंट कराया गया, डिस्काउंट हो गया, तो इसके तो हमें पैसे
देने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे कि नहीं मिल रहे होंगे, नहीं तो इतनी अगर नहीं तो डिसऑनर होता ही क्यों? अगर उसने पैसे देने ही होते तो यहाँ पे पैसे हमें देने पड़ेंगे और मिलेंगे कुछ भी नहीं। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 उससे रियलाइज हो गया। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और टोटल लगाओ। 11, 38, 68, 115, 500 अमाउंट आ रही है। 115,500 इसकी टोटल करके। उसके बाद अब हम लायबिलिटीज सेटल करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आया है अमाउंट्स का, उसको देख लेते हैं। पहली लाइन में लिखा है कि अकाउंट्स पेबल एग्री टू डेट इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर फॉर 26,000। तो अकाउंट पेबल ने कहा है कि हम आपका फर्नीचर और स्टॉक लेके चले जाएंगे, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट 26,000 में, और बाकी बचे अकाउंट पेबल, यानी अकाउंट पेबल कितने के थे? 40 के थे। तो 26,000 का तो वो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर ले गए। इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जब कोई हमारी लायबिलिटी, जब कोई हमारा क्रेडिटर हमारा कोई एसेट ले जाता है, पार्टनर नहीं, क्रेडिटर, आउटसाइडर, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। पार्टनर लेके जाता तो एंट्री करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। उसके बाद बाकी बचे क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग लायबिलिटीज पेड। फिर यही लिस्ट बना लेते हैं जैसे एसेट्स की बनाई थी। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल थे 40,000 के, 26,000 के वो एसेट ले गए इसलिए सेटल हो गए, बचे 14,000 के। 14,000 को 5% डिस्काउंट पे यानी 5% कम करके ये आ जाएगा 13,300 पे किया गया। फिर ये ए के लोन की बात हो रही है, इसकी एंट्री अभी होगी रियलाइजेशन से पहले। क्यों होगी अभी बताता हूं। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किया गया था, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड कितना है? 10,000। और यही दो चीजें हैं। टोटल ब्रैकेट क्लोज 23,300। अगर ए का लोन पूरा पे कर दिया जाता तो पहले आप रियलाइजेशन की एंट्री पूरी कर देते, फिर ए के लोन पे करने की एंट्री कर देते। लेकिन यहाँ पर ए के लोन को पूरा नहीं पे किया गया है। सॉरी, ये इसकी अमाउंट 5,000 है, मैंने अभी मेजर पढ़ी हुई, ये आ जाएगा 18,300। तो ए का लोन क्योंकि पूरा पे नहीं किया गया है तो इस वजह से यहाँ पर एंट्री पहले होगी रियलाइजेशन की, क्योंकि अगर आप लोन की अमाउंट ज्यादा या कम पे करो तो उसका इफेक्ट रियलाइजेशन पे आता है। एक लाइन छोड़ दो। ए लोन टू बैंक, ए का लोन बैलेंस शीट में कितना है? देखो, इसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करा क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। 20,000 का है। अब क्वेश्चन में लिखा है, देखो, ए एग्री टू टेक 18,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए ने कहा है मुझे 18,200 दे दो। ए ज्यादा भी मांग सकता था इंटरेस्ट के साथ, तो उतनी अमाउंट बैंक में आ जाएगी। जिधर कम होगा उधर रियलाइजेशन आ जाएगा। ये हमारा फायदा हो गया कि हमने 1800 कम दिए। अगर 20,500 दे देते तो 500 रुपए डेबिट में आ जाता, बीइंग एज लोन अकाउंट सेटल्ड। अब हम रियलाइजेशन के थ्रू प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। तो पहली एंट्री में हमारी अमाउंट कितनी आई थी? रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, हमारी अमाउंट आई थी 140। दूसरी एंट्री में हमारी अमाउंट आई थी, मेरे पास से मिल गया है तो मैं बुक से देख के कैलकुलेट कर रहा हूँ, 47,000। तीसरी एंट्री में जहां पर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिखाए थे उसमें तो कहीं रियलाइजेशन आया ही नहीं था। फिर अगली एंट्री में हमने एसेट सोल्ड करे थे तो 1,15,500 आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है।
फिर हमने लाइबिलिटीज पे करी थी तो 18,300 आया था। फिर ये अभी वाली एंट्री में 1800 क्रेडिट में आया, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ और कुछ नहीं है। टोटल साफ साफ इधर का ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी बहुत टाइम बाद प्रॉफिट आया है 1,64,300 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है हमें। बुक में क्या दे रखा है, हाँ 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। एंट्री कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 का है। रेशो क्या है 3:2 तो 3600 2400। इसके बाद हम लोन सेटल करते हैं, लेकिन लोन हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं पहले ही। लोन आप लायबिलिटी के बाद कभी भी सेटल कर सकते हो। लायबिलिटी साइड में देखते हैं, बैलेंस शीट की रिजर्व है, रिजर्व बढ़ जाएगा दोनों में। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रिजर्व जो है वो कितना है 10,000 का है, तो 6,000 और 4,000 आ गया बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम कैपिटल सेटल करेंगे। अब क्योंकि ये सब हो चुका है, एसेट साइड में और कुछ नहीं है, तो जल्दी से पहले निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं ए और बी। बैलेंस शीट में ए की कैपिटल 80,000 है, लेकिन बी की आपको एसेट में दे रखी है, यानी माइनस की 10,000 है। पहली एंट्री में ए बी सी कुछ नहीं आया, ए बी कुछ नहीं आया, दूसरी एंट्री में भी नहीं आया, तीसरी एंट्री में ए डेबिट हुआ है 1,000 से। उसके बाद क्या कहते हैं, ये रियलाइजेशन की प्रॉफिट की एंट्री है। रियलाइजेशन की प्रॉफिट बांटने की एंट्री में आया ए, कितना कितना मिला था 3600 2400। अभी हमने ये रियलाइजेशन ये रिजर्व बांटा है 6,400। और कोई चीज नहीं थी, कैलकुलेट कर लो, याद आएगा 88,600 और ये आ जाएगा माइनस का ही 3,600। ठीक है, इसका मतलब इसे पैसे लाने पड़ेंगे और इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसको पैसे लाने पड़ेंगे क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़ानी है इसमें, तो पहले इसकी एंट्री होगी माइनस वाले की, हमेशा पहले माइनस, क्योंकि पहले दिए नहीं जा सकते पैसे। टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,600 बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड। फिर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं ये प्रॉपर फॉर्मेट में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों की नरेशन एक जैसी आएगी, एक साथ नहीं आएगी, इसकी नरेशन अलग, इसकी नरेशन अलग, लेकिन एक जैसी, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड।